हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट 2023 के न्यूज को लेकर के। यानी कि आज हम संविदा कर्मचारियों की जो ये इन्फॉर्मेशन चल रही है, जो न्यूज चल रही है दोस्तों, इसके विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस न्यूज के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। अखबार में दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा इख्तियार देखे होंगे इस न्यूज को लेकर के कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउटों को क्लियर करने वाला हूं। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, संविदा कर्मचारियों की इस न्यूज से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने दोस्तों उसमें आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउटों को क्लियर किया था। तो जिन लोगों ने हमारे उस वीडियो को जाके नहीं देखा है तो दोस्तों वो वीडियो को जाके देख सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। देखिए साथियों, इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले वो मैं आपको मोटा मोटा पहले बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का तो भला हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग संविदा कर्मचारी से परमानेंट होने जा रहे हो। लेकिन दोस्तों आप लोग थोड़ा सा हमारा भी भला कर दीजिए यार, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। देखिए साथियों, हमारे इस चैनल का यदि आप लोग हिस्सा बन गए तो दोस्तों आपको संविदा कर्मचारी से संबंधित एक एक स्टेप की न्यूज, आपकी जो फाइल चल रही है ना नियमितीकरण की, वो किस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में उसका क्या प्रोसीजर चल रहा है, उस डिपार्टमेंट में उस फाइल को कितने दिनों तक डिले किया जा सकता है या फिर कितनी फास्ट प्रक्रिया हो सकती है, एक एक स्टेप बाय दोस्तों न्यूज में आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। देखिए साथियों, हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं पहले वो आप मोटा मोटा सा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके बहुत सारे डाउटों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का ये डाउट होता है कि सर हमें ये बताइए कि संविदा कर्मचारी में ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको दोस्तों परमानेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला डाउट ये होता है कि सर हमको ये बताइए कि कितने टाइम पीरियड वाले कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा, यानी कि 5 वर्ष काम कर चुके कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा या फिर 15 वर्ष काम कर चुके कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। तो साथियों मैं आपके इस डाउट को भी क्लियर करूंगा। उसका दोस्तों आपका अगला डाउट जो मेन डाउट है वो ये है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी माहौल की वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा हो, बाद में ये फाइल दबी की दबी रह जाए और हम लोग जो संविदा कर्मचारी हैं हम संविदा पर ही लगे रह जाएं, ये सिर्फ चुनावी माहौल की वजह से एक साजिश रची जा रही हो। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा पिछले बजट में हमारे सीएम गहलोत जी ने यह घोषणा की थी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मीटिंगें भी हुई थी, मंत्रियों की मीटिंग हुई थी और अपने कार्मिक विभाग के जो अधिकारी थे उनकी भी मीटिंग हुई थी। उसके बाद साथियों आपकी नियमितीकरण की फाइल तैयार की गई थी। किसकी नियमितीकरण की फाइल तैयार की गई थी? देखिए साथियों, यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 16 अगस्त को आपकी जयपुर में मीटिंग होने वाली है, यानी कि आपके इस विषय को लेकर के। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको यह भी बोला था कि उस मीटिंग में क्या होने वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो साथियों उस मीटिंग में क्या हुआ था और वो मीटिंग क्यों हुई थी उसको भी मैं बताना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब आपकी वो मीटिंग हुई थी, यानी कि जब आपकी घोषणा हुई थी बजट में, तो दोस्तों आपकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद दोस्तों उस मीटिंग में कार्मिक विभाग को ये आदेश दिए गए थे कि समिति का गठन किया जाए और नियमितीकरण की फाइल तैयार की जाए। तो साथियों कार्मिक विभाग ने नियमितीकरण की फाइल तैयार की थी, यानी स्थायीकरण की फाइल तैयार की थी और दोस्तों स्थायीकरण के गठन की अधिसूचना भी जारी की थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल छोटे छोटे डिपार्टमेंटों से अप्रूवल होने लगी थी। लेकिन दोस्तों जो अपनी मेन मीटिंग हुई थी 16 अगस्त को, वो क्यों हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, जो आपकी नियमितीकरण की फाइल कई पड़ावों को पार कर चुकी थी, तो दोस्तों उसके बाद आपकी फाइल पहुंची थी आरपीएससी डिपार्टमेंट को। किसके लिए? आरपीएससी डिपार्टमेंट के लिए पहुंची थी। दोस्तों आरपीएससी डिपार्टमेंट में जाकर के आपकी फाइल अटक चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध क्यों किया था दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आरपीएससी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ग्रेड पे वाले कर्मचारी इसमें कार्यरत होते हैं, जैसे कि जिनका ग्रेड पे 4800 होता है, किसी का 3200, किसी का 3600, किसी को 4500 तो किसी का 4600, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इतने कर्मचारियों का ग्रेड पे, यानी कि उनकी जो सैलरी है 70,000, 75,000, 65,000 वाले कर्मचारी जो संविदा पे लगे हुए थे, उनको यदि सरकारी कर दिया जाएगा तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आरपीएससी डिपार्टमेंट के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी को लेकर के आरपीएससी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लोगों ने आपकी फाइल को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन साथियों हुआ क्या, 16 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी, तो दोस्तों 16 अगस्त को मीटिंग होने के बाद दोस्तों आपकी 19 अगस्त को वो फाइल जो है अप्रूवल हो गई थी। किससे? आरपीएससी डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आरपीएससी डिपार्टमेंट से जब आपकी फाइल अप्रूवल हो गई थी, दोस्तों आपकी जो फाइल थी अब कहां पहुंचने वाली है, अब कौन कौन से पड़ावों को पार करने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि जो आपकी नियमितीकरण की फाइल है वो तैयार की गई थी। नियमितीकरण की फाइल तैयार करने के बाद कौन से डिपार्टमेंट में पहुंची थी? वो आपके आरपीएससी विभाग में पहुंची थी। वहां से दोस्तों उसको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है ना।
अब इसके बाद दोस्तों आपकी अगली प्रक्रिया क्या होने वाली है पहले वो देख लीजिए। उसके बाद साथियों मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंटों को सबसे पहले यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि उनको गवर्नमेंट किया जाएगा। लेकिन साथियों जो आपकी फाइल चल रही है ना नियमितीकरण की, दोस्तों उसमें दो प्रकार के कांड चल रहे हैं। दो प्रकार के कांड का मतलब है दो प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं। दो प्रकार के प्रकरण कौन कौन से पहले तो वो आप समझ लीजिए। एक तो दोस्तों उन कैंडिडेटों का प्रकरण चल रहा है जो कैंडिडेट 5 वर्ष का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, यानी कि जो कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट में 5 वर्ष से कार्यरत हैं या फिर 5 वर्ष का उनको अनुभव है। और दोस्तों दूसरा प्रकरण चल रहा है आपका 15 वर्ष के कैंडिडेटों को लेकर के। 15 वर्ष के कैंडिडेट ऐसे हैं जो 15 वर्ष का जिनको अनुभव है वो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये कहा था कि सर हमको 15 वर्ष हो चुके हैं तो हमारा काम तो जल्दी होना चाहिए, हमारा नियमितीकरण जल्दी हो जाना चाहिए। तो साथियों इसको लेकर के भी एक फाइल तैयार की गई थी और 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों को लेकर के भी एक फाइल तैयार की गई थी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों दोनों फाइलों में यानी कि दोनों प्रकरणों में क्या प्रोसीजर चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक बना रहना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों यदि हम बात करें इसके अगले प्रोसीजर की तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है आरपीएससी विभाग के द्वारा दो प्रकार की फाइलें पहुंची हैं, एक तो 5 वर्ष को लेकर के और एक दोस्तों 15 वर्ष को लेकर के, ठीक है ना। दोनों प्रकार की फाइलों को दोस्तों आरपीएससी विभाग ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रोसीजर क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। पहले तो दोस्तों मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूं, उसके बाद साथियों मैं आता हूं आपके डिपार्टमेंट पे और उसके बाद साथियों फिर मैं आऊंगा आपकी कमेटी पे कि आपकी एक कमेटी भी तैयार की जाएगी आपके नियमितीकरण को लेकर के, ठीक है ना। तो वो कमेटी क्या होगी, उसमें कौन कौन से कर्मचारी को सम्मिलित किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों उसके बाद जो आपकी फाइल पहुंचने वाली है वो फाइल पहुंचेगी दोस्तों आपके कार्मिक विभाग को यानी कि डीओपी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल को, ठीक है ना। जब दोस्तों आपकी फाइल डीओपी से अप्रूवल हो जाएगी तो दोस्तों उसके बाद आपकी फाइल पहुंचने वाली है लॉ एंड लीगल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो लॉ एंड लीगल डिपार्टमेंट में पहुंचेगी। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास पहुंचेगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोस्तों जब आपके फाइल पे सिग्नेचर कर देंगे यानी कि हस्ताक्षर करके उसको अप्रूवल दे देंगे तो दोस्तों आपकी जो फाइल है ना उसका अप्रूवल कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों आपकी नियमितीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों डिपेंड करेगा कार्मिक विभाग के ऊपर, किसके ऊपर, कार्मिक विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा साथियों कि कार्मिक विभाग कौन कौन से डिपार्टमेंटों को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला है। देखिए साथियों मैंने आपको जो पिछला वीडियो बनाया था तो दोस्तों मैंने आपको उसमें 4 से लेकर के 5 डिपार्टमेंटों के बारे में बताया था। तो साथियों आप लोग बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर आपने हमारा पशुपालन डिपार्टमेंट नहीं बताया, आपने हमारी जो योजना से जो कैंडिडेट लगे हुए संविदा पे उनके बारे में कुछ नहीं कहा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा पहले आप वो 5 डिपार्टमेंट देख लीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट है। देखिए साथियों फर्स्ट प्रायोरिटी जिन डिपार्टमेंटों को दी जाएगी उन डिपार्टमेंटों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लेकिन साथियों आपकी जो प्रायोरिटी है ना यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है। आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया दोस्तों 3 चरणों में होने वाली है। एक तो दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद दोस्तों थर्ड प्रायोरिटी में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से लगे हुए हैं जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है तो दोस्तों उनको भी सरकारी किया जाएगा यानी कि उनको भी नियमित किया जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन विभागों के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनको दोस्तों सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे विभाग लिख दिए हैं जिन विभागों को दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाने वाली है, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा चिकित्सा विभाग की। डिपार्टमेंट में भी दोस्तों किन किन पोस्टों को प्रायोरिटी दी जाएगी वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डिपार्टमेंट को तो प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन डिपार्टमेंट के अंतर्गत किन किन पदाधिकारियों को जो है नियमित किया जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको कहना चाहूंगा चिकित्सा विभाग को सबसे पहले नियमित किया जाएगा यानी कि जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है उनको नियमित किया जाएगा। तो उसमें भी दोस्तों ENM के कैंडिडेट, GNM के कैंडिडेट या फिर लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। वैसे तो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जैसे कि आपके MBBS डॉक्टर आ जाते हैं या फिर आपके MS डॉक्टर आ जाते हैं, सारे के सारे कैंडिडेटों को या फिर आपके क्लर्क आ जाते हैं उनको भी दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी यानी कि उनका भी नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन साथियों हो सकता है कि आपके नियमितीकरण में और दोस्तों इन तीनों के नियमितीकरण में यानी कि ENM, GNM और लैब टेक्नीशियन के नियमितीकरण में 5 से लेकर के 10 दिन का या फिर 15 दिन का डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि 10 दिन पहले उनको नियमित कर दिया जाए उसके बाद दोस्तों 15 दिन बाद आपको नियमित कर दिया जाए, ठीक है ना। ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले विभाग की। अगला विभाग दोस्तों आपका शिक्षा विभाग होगा जिसमें पैरा टीचर्स जितनी भी हैं उनको नियमित किया जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया था लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे अगले विभाग की। अगले विभाग में दोस्तों अल्पसंख्यक विभाग आता है। दोस्तों अल्पसंख्यक विभाग में भी पैरा टीचर्स और क्लर्कों को यहाँ पर नियमित किया जाएगा। फिर दोस्तों विद्युत विभाग आएगा। विद्युत विभाग में दोस्तों लाइनमैन हो गए आपके, उसके बाद क्लर्क हो गए, उसके बाद हेल्पर हो गए, इनको भी यहाँ पर नियमित किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पंचायत सहायक विभाग आएगा, उसमें भी दोस्तों आपके असिस्टेंटों को, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को और दोस्तों क्लर्कों को यहाँ पर नियमित किया जाएगा, ठीक है ना। वैसे दोस्तों इसमें पशुपालन विभाग भी आ सकता है, ठीक है ना। मुझे जहां तक दोस्तों नॉलेज है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा पशुपालन विभाग को भी दोस्तों आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाने की संभावना है, ठीक है ना। अब साथियों हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दोस्तों यह है कि परमानेंट होने के दिशा निर्देश कौन से हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों परमानेंट होने के दिशा निर्देश से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमानेंट होने के लिए सबसे पहले एक कमेटी गठित की जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों कमेटी कौन सी होगी वो कमेटी देख लीजिए यानी कि कमेटी में कौन कौन से कर्मचारी होंगे या फिर कौन कौन से अधिकारी होंगे।
होंगे। देखिए दोस्तों, संबंधित विभाग जैसे कि आपका चिकित्सा विभाग हुआ या फिर आपका विद्युत विभाग हुआ, उसके कर्मचारी को यदि परमानेंट किया जा रहा है, दोस्तों संबंधित विभाग क्या एक एसीएस अधिकारी होगा। कौन होगा? एसीएस अधिकारी होगा। उसके बाद दोस्तों संबंधित विभाग में उसका जो सचिव होता है उनको यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा उस कमेटी में। उसके बाद दोस्तों विभाग के परमानेंट कर्मचारी भी यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे, कि जो विभाग में ऑलरेडी परमानेंट कर्मचारी हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके कार्मिक विभाग के भी अधिकारी होंगे, यानी कि ये 4 प्रकार के कैंडिडेट होंगे, तब जाके दोस्तों आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के अंतर्गत में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये विभाग के अंदर दोस्तों प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अब देखिए साथियों, इसके बाद आपके जो दिशा निर्देश है परमानेंट होने के, वो दिशा निर्देश देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी विभाग में यदि 5 साल से ज्यादा या आपने काम किया है या फिर 5 साल का अनुभव है, तो दोस्तों उसी विभाग में आपको उसी पद पर उसी कार्य के लिए परमानेंट किया जाएगा। अन्य किसी विभाग में आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा दोस्तों, अन्य किसी पोस्ट पर आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आप एलडीसी के पद पर कार्यरत हो और आप डिमांड करते हो कि हमको यूडीसी के पद पर नियमित किया जाए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आपकी एक कंडीशन ये होगी, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो दोस्तों उसी कंडीशन में आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि जो कैंडिडेट राजस्थान के मूल निवासी नहीं है या फिर जो कैंडिडेट अदर स्टेट से यहाँ पर वर्क किए जा रहे हैं, क्या उनको भी परमानेंट किया जाएगा? तो देखिए साथियों, इस प्रकरण को लेकर भी एक फाइल ऑलरेडी इसमें लगी हुई है। साथियों उन लोगों ने भी, जो अन्य स्टेटों से आते हैं, उन लोगों ने भी दोस्तों यहाँ पर नियमित होने की मांग उठाई है। तो साथियों उस फाइल के विषय में अभी हमको ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन साथियों जैसे ही हमको उस फाइल के बारे में पता चलेगा तो दोस्तों मैं आपको 110% बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल में जो सूचना आ रही है दोस्तों, वो सूचना यही है कि राजस्थान के मूल निवासी को ही दोस्तों परमानेंट किया जाएगा। ठीक है ना, अब बात करें साथियों अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी है, ये पॉइंट दोस्तों आपको तब काम आएगा जब आप नियमित हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ दीजिए। वैसे यदि आपको इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझना है तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में इस पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है, आप दोस्तों उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है ना, साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूं, यार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बन जाइए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट होने ही वाला है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो परमानेंट की प्रक्रिया उसमें कितना टाइम लग सकता है और कब तक परमानेंट होंगे और कितने कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। तो देखिए साथियों, सितंबर माह से कमेटी गठित होकर के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों 1,10,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। ठीक है ना, वैसे मैं आपको बता दूं साथियों, सितंबर माह में कमेटी गठित क्यों हो रही है, जैसे ही आपकी फाइलों को अप्रूवल मिल जाएगा, जो आपकी फाइल चल रही है ऑल डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा, तो दोस्तों उसके बाद भी आपकी कमेटी गठित होगी। उसके बाद दोस्तों उसमें यह डिसाइड किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी इन डिपार्टमेंट को दी जा रही है, तो दोस्तों हो सकता है उसमें कुछ डिपार्टमेंट और ऐड कर दिए जाएं, और दोस्तों हो सकता है उन डिपार्टमेंटों को ऐड करने के साथ साथ जो अपने पशुपालन विभाग के कर्मचारी आते हैं या फिर अपनी योजना पे जो संविदा पे कर्मचारी लगे हुए वो आते हैं, तो दोस्तों उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपकी एक कमेटी और गठित होगी सितंबर के माह में। तो दोस्तों उसके बाद यानी कि जब आपकी कमेटी गठित हो जाएगी तो दोस्तों लगभग आपकी पहले जो स्टेप होगा उस स्टेप में 1,10,000 अभ्यर्थियों को परमानेंट किया जाएगा। ठीक है ना, कम से कम 1,10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपके प्रथम चरण में परमानेंट होंगे। ठीक है ना, वैसे मैंने आपको बताया था कि 3 चरण में परमानेंट होंगे, उसके बाद दोस्तों सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए साथियों, यदि हम बात करें कि आपकी फाइल अप्रूवल का काम कब तक हो जाएगा, तो साथियों आपकी फाइल अप्रूवल का काम अगस्त के माह में हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए। यदि आपका अगस्त का माह कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी कि अगस्त के माह में यदि फाइल अप्रूवल नहीं हो पाती है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो फाइल अप्रूवल का काम है वो 15 सितंबर तक चला जाए। ठीक है ना, 15 सितंबर के बाद दोस्तों 15 सितंबर के बाद दोस्तों आपकी कमेटी गठित हो जाएगी और दोस्तों आपकी नियमितीकरण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास यही इंफॉर्मेशन थी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि 16 अगस्त को जो मीटिंग होगी उस मीटिंग से संबंधित मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपके जितने भी डाउट होंगे उन डाउटों को भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी एक आध डाउट रहता है तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, उसमें आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन साथियों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।